हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं का जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 36 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 37 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। दादी अपने दोनों लाडले बेटे की बात सुन के उन्हें घूरने लगती हैं और बाकी सब की यही दुआ कर रहे थे कि उनकी सज़ा ना पड़ जाए। आरव के डैड और छोटे डैड दोनों ही दादी के गुस्से को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी आधी बात ही सुनी थी, पूरी बात उन्हें भी नहीं पता थी। लेकिन दादी की आंखों की तरफ देख के उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा और वो भी बाकी सब की तरह वहाँ चल रहा मूवी देखने लगते हैं। दादी वापस आदिल को रुक करती हैं और बोलती हैं, तो और तुम्हें किसने कहा था कि इतनी सब्जी खरीदने के लिए? क्या तुम्हें इतना इतना क्या तुम्हें इतना तक नहीं पता कि इतने लोगों के लिए कितनी सब्जी काफ़ी रहेगी? अगर नहीं पता तो किसी से पूछ भी सकते थे। पर नहीं टीम अगर हेल्प मांग लेते पर नहीं टीम अगर हेल्प मांग लेते तो तुम्हारी हाइट कम हो जाती। पर तुम्हें तो सबको ये दिखाना था कि तुम सब काम अकेले ही कर सकते हो। अरे नालायको, मेरा तुम सबको काम कर देने का मतलब वो नहीं था कि तुम सब ये करो। मेरा इंटेंशन था तुम सब कुछ काम सीख जाओ। पर नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता मेरा बीपी बढ़ाने के अलावा। एक ये जिसको चाय तक के नहीं बनाना आता, उसको किचन में भेजा था कुछ सीखने पर कुछ नहीं। जनाब बीवी से खाना बनवा के ले आए। दादी की बात सुन के सनम और अब दोनों झिझक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। दादी की बात सबको ठीक लगती है। दादी अपनी झूठी नाराज़गी से वहाँ से जाने लगती हैं तो सभी बॉयज़ उनके पास आते हैं और अपने अपने कान पकड़ के उनके सॉरी बोलते हैं। दादी अपने गुस्से से बरकरार रखते हुए बोलती हैं, अब ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। और सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। आज खुद से ही नाश्ता रेडी कर रहा था, लेकिन वो ब्लूटूथ से हमसे कॉन्टेक्ट था। वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी और आरव उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए थोड़ी देर में सारा नाश्ता रेडी कर देता है। वहीं आदिल ने ज़रूरत की सारी सब्जी रख के बाकी बची हुई सब्जी पास में ही एक अनाथ आश्रम में दे दी थी। वहीं अनम और अनंत को गार्डन्स की सफाई करते हुए हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ही बहुत ही हवा चल रही थी, जिस वजह से ट्रीज जितने भी पत्ते गिरे हुए थे वो एक जैसे साफ करते हैं, तब तक वहाँ से पत्ते गिर जाते हैं और वो फिर उन्हें उठाते। ये सब देख के दादी अपने रूम की बालकनी से देखे जा रही थी और स्माइल किए जा रही थी और खुद से बोले जा रही थी, ये मेरी बच्चियों के सताने वाले सजा है। ये मेरी बच्चियों को सताने की सजा है। बहुत परेशान करते हैं ना तुम सब उनको, कभी कुछ फरमाइश कभी कुछ। अब तुम सबको भी देखो उनकी ज़िंदगी जीते हुए। मैं जानती हूँ तुम सबको अपनी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब तुम उनकी ज़िंदगी में जियोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि वो कितना कुछ करती हैं तुम सबके लिए। और जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा तो तुम सबका ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और फिर अमन और अन को देख के एक ज़ोर से और और फिर अमन और अनंत को देखकर एक ज़ोर से बोलती हैं, अच्छे से गार्डन साफ होना चाहिए। एक भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और इतना बोल के वो उन्हें एक कोल्ड लुक देती हैं। तभी सनम दादी के नाश्ते के बुलाने आ जाती है और दादी डाइनिंग एरिया में चली जाती हैं। दादी सबको नाश्ते के बुलाने के लिए बोलती हैं और सबको बुलाया जाता है। तो अमन की पीठ बैठा हुआ अंदर आ रहा था। आनंद ने अनंत को तो ऐसे होल्ड कर रखा था जैसे बिल्ली ने अपना शिकार पकड़ रखा है और ज़रा सा भी छोड़ दिया तो उसका शिकार निकल जाएगा। अमन अनंत को डाइनिंग टेबल पर लाके पटक देता है और फिर भी खुद भी बैठ जाता है। उन दोनों की हालत देख के सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता था ये दोनों डैशिंग पर्सनैलिटी वाले लोग हैं जिन पर लड़कियां मरती हैं। अभी तो वो दोनों पागल खाने से भागे हुए पागल टाइप के लग रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े मिट्टी से ख़राब हो गए थे, बालों में सूखे पत्ते भरे हुए थे, चेहरे पे डस्ट लगी हुई थी। वो दोनों जैसे खाने को देखते हैं उनके पेड़ उस पर टूट पड़ते हैं। वहीं दादी के लाडले बेटे अपनी कमर पकड़े हुए आ रहे थे और वो भी आके कुर्सियों पर पसर जाते हैं। सभी बॉयज़ की हालत देखने लायक थी। सभी लोग नाश्ता शुरू करते हैं। आज नाश्ते की पहली बार लेते ही दादी सनम की ओर देखने लगती हैं तो आरव एकदम से बोल पड़ता है, सब कुछ मैंने बनाया है अपने इन्हीं हाथों से। आज आपकी लाडली बहू ने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। उसकी बात सुन के दादी बोलती हैं, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसकी ना सुनकर आरव झेपते हुए बोलता है, लेकिन आप देख तो उसकी ही ओर रही थी ना, जैसे अभी की अभी उसे अपने कंगन उतार के दे दोगे और बोलोगे कि लो बहू, आज
आज तुमने जो अच्छा नाश्ता बनाया है उसका नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ आज का सारा नाश्ता अपनी अपनी इस बहू ने खुद लेकिन मैं आपको बता दूँ आज का सारा नाश्ता अपनी इस बहू ने खुद की तरफ उँगली पॉइंट करते हुए बनाया है। आरव की बच्चों जैसी इस बात सुन के सब लोग ज़ोर से हँसने लगते हैं। वही आरव की बात सुन के अपनी बात पर याद करते हुए झेप जाता है। सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने रूम चले जाते हैं, क्योंकि आज घर के बड़े वापस जाने वाले थे। सिर्फ बच्चे ही फार्म हाउस में रुकने वाले थे, क्योंकि दादी को अपनी किसी फ्रेंड की पोती की शादी में जाना था और वो अकेले जाना नहीं चाहते थे। तो उनकी दोनों बहुएं और बेटे उनके साथ जाने वाले थे। वहीं बच्चे 2 दिन बाद दिल्ली वापस जाने वाले थे। दोपहर में दादी और बाकी सब वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और बाकी बच्चे वहीं रह जाते हैं। दादी के जाने के बाद सबके चेहरे मायूस हो गए थे। और तो आरव ने सबको मूड ठीक करने के लिए शाम को पास ही पहाड़ी पे जाने का प्लान बनाया था। शाम को आरव और अपनी पलटन अपनी अपनी बाइक निकाली और अपने अपने पार्टनर के साथ बाइक पर निकल पड़ते हैं। अरुण भी अकेला था और सिया भी, तो दोनों साथ ही निकलते हैं और अचिता और अर्नब भी। सब लोग कुछ ही देर में पहाड़ी पहुंच जाते हैं। पहाड़ी से पूरा शहर का नज़ारा दिखता है और रात के टाइम तो शहर और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, मानो सारे आसमान से उतर के धरती पे आ गए हों सारे सितारे। उस पहाड़ी पे एक मंदिर पे था। उस मंदिर की मान्यता थी कि जो भी जोड़े वहाँ पे पूजा करते हैं उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। आरव को पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सनम के मायूस चेहरे को देख के वो पूजा के लिए मान जाता है। तभी सभी शादीशुदा जोड़े वहाँ पूजा की। अन्य भी सबकी नजरें बचा के सिया के साथ पूजा कर ली थी, लेकिन कोई था जिसने सब देख लिया था। लेकिन वो है जिसको ये सब लेकिन वो है जिसको ये सब देखा है। और क्या होगा उनके रिएक्शन, ये सब जानने के बाद यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 37 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 38 का ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 38 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रात होने पे सब लोग फार्म हाउस वापस आ जाते हैं। रात का डिनर सब लोग बाहर से करके आए थे और थके होने के कारण सब लोग सीधे अपने अपने रूम में जाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव सनम से पहले उठ गया था। वो अपने बगल में सोई सनम को देखता है और फिर उसके फोरहेड पे किस के जिम के लिए चला जाता है। बाकी बॉयज़ भी जिम आ जाते हैं और सारे मिलकर जिम करने लगते हैं। पर अमन का चेहरा उतरा हुआ था। उसके सैड फेस को देख कर सब लोग एक दूसरे से इशारों में पूछते हैं कि किसी को कुछ पता है या नहीं, लेकिन सब ना में अपनी गर्दन हिलाते हैं। उनकी खुसर को अमन को पता चल जाती है, तो थोड़ी देर में वो उनको ऐसे देखता है। वो इरिटेट होके बोल ही देता है, मुझसे पूछ लो ना, सब बता दूंगा। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कोई तो पूछे, लेकिन नहीं, सब अपने ही आई कांटेक्ट में लगे हुए हैं, अपने दिमाग लगाने में लगे हुए हैं। और मुंह फिरा के खड़ा हो जाता है। सब लोग उसको यूं नाराज़ होता हुआ देख के उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं पूछा, तू बताना क्या हुआ। मैं नहीं बता रहा, अमन मुंह फुलाए बोलता है। आनंद जिद करते हुए बोलता है, अब बता भी दे क्या हो गया, ऐसे गोल गप्पा क्यों बना हुआ है। उसकी बात सुन के अमन कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। सब आनंद को मनाने लग जाते हैं सिवाय आरव के। वो जब इन सब से इरिटेट हो जाता है तो सबको साइड करके अमन के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, अगर तुझे और खाना है या इतने से ही पेट भर गया तेरा, अगर नौटंकी ख़त्म हो गई तो अब बता क्या हो गया है। ये पारो का देवदास क्यों बना हुआ है। आरव के पंच से अमन अपने दोनों हाथों को मुंह पे रख लेता है और फिर होते हुए बोलता है, हूँ जिसकी बीवी नज़ारों एक सेकेंड और फिर रोते हुए बोलता है, हूँ जिसकी बीवी नाराज़ हो वो देवदास नहीं और क्या बनेगा। तुझे तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ऊपर से मुझे पंच भी मार दिया। अगर मेरा सुंदर सलोना मुखड़ा बिगड़ गया तो अभी तो मेरी बीवी से सिर्फ नाराज़ हुई है, कभी फिर छोड़ के ही ना चली जाए मुझे। आरव उसको चुप करवाने के लिए उसके पास जाता है और अमन रोते हुए अपनी आरव के कपड़ों में पोंछ देता है। अमन की हरकत देख के आरव अपनी टी शर्ट निकाल के फेंक देता है। वहीं बाकी सब अपना मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। आरव एक और पंच अमन के फेस से छोड़ देता है और दूसरा मुक्का पड़ते ही अमन रट्टू तो की तरह शुरू होता है और उसके पीरियड चल रहे थे तो उसका मूड स्विंग हो गया।
मैं तो सिर्फ उसको उसकी हेल्थ के लिए दूध पीने के बोल रहा था, बस उसी बात से मुझसे लड़ ली कि मैं दूध क्यों पिला रहा हूँ उसे, और चुप हो जाता है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। आरव उसके मुंह पे एक और पंच मार देता है और बोलता है पूरा सच, इतनी सी बात पे कोई नाराज नहीं होता। तो अमन फिर से शुरू होता है, मुझे पता नहीं था उसके पीरियड आ गए हैं, तो मैं तो वैसे ही उसको देख के बेहाल हो जाता था। तो कल कल रात भी वैसा ही कुछ हुआ। वो इरिटेट हो रही थी मुझसे और गुस्से में उसने मुझे धक्का दे दिया, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसको सुना दिया। ये ध्यान नहीं दिया कि वो पहले से ही तकलीफ़ में है, और उसके मुंह खोल के सो गया। अब वो मेरी शक्ल भी देख नहीं रही है। अमन ये सब एक सांस में बोल गया था। उसकी बात सुन के सब अपने सर पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, तू धन्य है। आरव उसे फिर से के लिए आगे बढ़ता है कि अमन तुरंत आदिल के पीछे छुप जाता है और बोलता है, सॉरी, ये सॉरी हमें नहीं, उसको बोल जाके। आरव बोलता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जैसे अभी ही मुझे खा जाएगी। गुस्से में कुछ भी खाया नहीं जा खा गुस्से में कुछ खा भी नहीं रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। तो गलती भी तूने ही की है ऐसी। अब हमारी शक्ल क्या देख रहे हैं, जा उसको मना उसे। आरव बोलता है, पर कोई आइडिया तो दो यार, तभी तो कुछ कुछ करूँगा। अमन बोलता है, जब उससे जब उससे लड़ाई करके आया था तो तूने कुछ नहीं पूछा हमसे। हालिद बोलता है, अच्छा अब हो गई ना गलती, तो अब बता भी दो क्या करूँ मैं। अमन आराम से लिपटते हुए बोलता है, अब पहले जाके उसका खाना खिला, उसमें कितनी कमज़ोरी आ गई होगी, आधा गुस्सा तो उसकी कमज़ोरी से ही आ रहा होगा। आरव बोलता है, पर मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, अब तुझे ये भी मैं बताऊं कि खाना कैसे बनेगा। आरव अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछता है। अमन उसकी बात सुन के भाग जाता है और फिर तुरंत वापस आता है और फिर उसके किस करके भाग जाता है और बोलता है, थैंक यू अनारकली। अमन जल्दी से भाग जाता है। तो ये देखता है अभी तक कोई भी नहीं उठा था सिवाय उसकी नाराज़ बीवी और सनम के। और वो सनम के पास जाता है और बोलता है, भाभी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। उसकी बात सुन के सनम बोलती है, हाँ अमन भैया बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। अमन अपने दांत दिखा देता है और बोलना शुरू करता है। थोड़ी देर में दोनों ही किचन में थे और सनम आनंद की पसंद का खाना बना रेडी कर रही थी और अमन बाहर चौकीदारी कर रहा था कि कहीं उसकी नाराज़ बीवी ना आ जाए, उसका प्लान फ्लॉप ना हो जाए। अमन की हरकत से अमन की हर सेकेंड सांस अटक जाती है। वो कभी किचन में देखता तो कभी अपने आसपास देखता। थोड़ी देर में सभी बॉय जिम से बाहर आते हैं और अमन को किचन की चौकीदारी करते देखते हैं। आरव को कुछ गड़बड़ लगती है और वो किचन में देखता है तो सनम का नाश्ता रेडी कर रही थी। उसको देख के आरव किचन में अंदर आता है और सनम की कमर पे हाथ डाल के उसे अपने पास खींचता है और बोलता है, जब ये डील हो चुकी है ना कि जब तक कोई सभी फार्म हाउस में है खाना बॉयज़ को रेडी करना है, तुम क्या कर रही हो। तो सनम आरव को दूर करके बोलती है, वो आनंद अमन भैया से नाराज़ है तो उनके लिए खाना बना रही हूँ ताकि भैया आनंदी को मना सकें। अच्छा, बीवी उसकी नाराज़ है और खाना तुम बनाओगी। जब भाई उसकी नाराज़ है, मनाना उसे है तो खाना भी उसे बनाने दो और तुम अपनी लव स्टोरी पे ध्यान दो, दूसरों पे नहीं। वैसे भी आज तक सिर्फ शादी ही हुई है हमारी वैसे भी आज तक सिर्फ शादी हुई है हमारी, और कुछ नहीं। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आरव की सीरियसिंग वॉइस में सनम से बोलता है। आरव की बात सुनकर सनम के चेहरा लाल हो जाता है। वो आरव की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। सनम की कोशिश को देख के आरव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सनम को परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तभी बाहर से अमन की आवाज़ आती है, भाभी खाना रेडी हुआ कि नहीं। आरव एकदम से सनम को छोड़ देता है और दूर हो जाता है और गुस्से में बोल जाता है, आ गया मेरा दुश्मन। और फिर सनम को किचन में ही छोड़ के रूम से बाहर चला जाता है और शावर लेने के लिए। सनम जल्दी से अमन को केक देती है। सनम जल्दी से अमन को केक निकाल के देती है और आनंद को इस टाइम पे केक खाना बहुत पसंद था, इसलिए अमन ने सनम से बोल दे के केक आनंद के लिए केक बनवाया था और उस पर सॉरी भी लिखवाया था। साथ ही उसने आनंद के लिए एक सॉरी कार्ड भी के साथ कुछ अरेंजमेंट भी करे थे। अमन केक और बाकी सारी चीज़ें
आनंद के पास लेके जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ के अपने हाथों से केक लेके बोलता है, सॉरी जान, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम बीमार हो। नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। क्या इस नाचीज़ को माफ़ी नहीं मिल सकती? अमन के जेस्चर से आनंद पिघलने लगती है, लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन ही बनाए रखे थे। वो कुछ नहीं कहती। तो अमन आगे बोलता है, अब इस गुलाम से गलती हो गई है, तो क्या इस गुलाम को माफ़ी नहीं मिल सकती? माना हम थोड़े आशिकी में कच्चे हैं, पर दिल के सच्चे हैं, और उससे भी सच्ची हमारी मोहब्बत है। अब नाचीज़ करें अब नाचीज़ करे भी तो क्या करे? जब सामने से इतनी खूबसूरत बीवी होती है तो कोई भी देख के पिघल जाता है। अमन की घिसी-पिटी लाइन सुन के आन ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और इससे बुरी लाइन भी मार सकते हो तुम क्या? उसको हँसता देख के अमन बोलता है, एक तो मैं इतनी मेहनत की और तुम मुझे ही हँसे जा रही हो। रुको, तुम्हें तो मैं और इतना बोल के अमन आनंद के होठों पे अपने होठ रख के सील कर देता है। आनंद की हंसी उसके अंदर ही दब जाती है। थोड़ी देर बाद अमन उसे रिलीज करता है और बोलता है, इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम बीमार हो, लेकिन ठीक होने के बाद हिसाब चुकाने के लिए रेडी रहना। वेट इन ओके। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 38 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 38 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपके समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।